हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपके जेई मेन की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। बहुत उम्मीद है कि आप इस सेकंड अटेम्प्ट का बहुत फ़ायदा उठाएंगे और इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। आज हम जो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो केमिकल, आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के होंगे और इसके बाद फर्दर सेशन में मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ प्रॉब्लम्स और लूंगा और फिर थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ उसके बाद में हम मूव करेंगे। ओके, तो देखिए जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसमें वो केमिकल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है। आराम से देखें, एग्जाम में रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को देखना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने पहले बोला है वैसे ही आप प्रॉब्लम को रीड करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें, वीडियो पॉज कर लें, इसके बाद में आप जानते हैं हमेशा उसका आंसर या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। तो आप क्वेश्चन पढ़ें और इस प्रॉब्लम को फटाफट सॉल्व करें। अब देखिए इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, गैस ए, गैस बी और सी में कन्वर्ट हो रही है। एग्जाम में केयरफुली चेक करें कि सॉलिड या लिक्विड है तो नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी एक्टिविटी 1 होती है, ऐसा आपको आपकी क्लासेस में बताया गया होगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन दे रखा है, अब उसमें खास बात क्या है, ये मेंशन है कि वेसल में इनिशियली केवल ए ही प्रेजेंट था। अगर नहीं मेंशन होगा तो जंक्शन आपको बिल्कुल लेना पड़ेगा एग्जाम में। तो इनिशियली ए प्रेजेंट था, ठीक है, और यहां साफ लिखा हुआ है कि जो इक्विलिब्रियम का प्रेशर है वो पी डेवलप हुआ है और इन्होंने ये मेंशन किया है कि इक्विलिब्रियम पर जो ए का प्रेशर है मेरे बच्चों वो है 0.16। अब एग्जाम में हमारा जो मेन अटेंशन है इस बात पर होना चाहिए कि कोफिशिएंट्स क्या हैं। तीनों कोफिशिएंट सेम है। आप बोलोगे यस, गैस ए का प्रेशर अगर 0.16 है तो इसका मतलब गैस बी और सी का मिलाकर प्रेशर P माइनस 0.16 P मीन्स 0.84 P होना चाहिए। अब क्योंकि बी और सी के इक्वल मोल्स बनेंगे तो उनके पार्शियल प्रेशर भी इक्वली डेवलप होने चाहिए। तो टोटल प्रेशर P है, उसमें से 0.16 प्रेशर इसका हो गया और 0.84 प्रेशर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो B और C के इक्वल आपके मोल्स होने की वजह से पार्शियल प्रेशर भी सेम होगी। देखिए ये है एट इक्विलिब्रियम, तो आपको जैसा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पर A का प्रेशर 0.16, B और C के प्रेशर कोफिशिएंट सेम होने की वजह से, मोल सेम होने की वजह से इनके पार्शियल प्रेशर भी सेम होंगे। सो Kp Pb इंटू Pc अपॉन दिस, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने इसमें एक जो है P कैंसिल कर रखा है, आप इसको ऐसे आराम आराम से लिखकर कैंसिल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में हमसे विद इन 2 मिनट इजीली सॉल्व हो जाने चाहिए, बट ऐसे प्रॉब्लम को केयरफुली सॉल्व करें, चाहे 2, 5, 10 सेकंड ज्यादा भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये पॉजिटिव मार्क्स देके जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे क्वेश्चन पास्ट में आए हुए हैं एग्जामिनेशन में, कॉमन आयन इफेक्ट पर बेस प्रॉब्लम है, आयन इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है। केयरफुली पढ़ें और यूनिट्स को जरूर ध्यान रखें कि प्रॉब्लम में उसकी डिमांड क्या है फाइनली। चलिए स्टार्ट करिए। अब देखिए इसमें PbI2 लेड का जो आयोडाइड है उसकी बात कर रहे हैं। GM मतलब मोलर मास दे रखा है आपको, डिसॉल्व कर रहे हैं इसको 500 ml वाटर के अंदर। 500 ml वाटर में इसका आपको 500 ml वाटर में इसका मास निकालना है कितना डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन साथ में मेंशन है कि जो 500 ml सॉल्यूशन है वो 0.01 m KI सॉल्यूशन है। ओके, तो KI सॉल्यूशन का मतलब उसमें K प्लस और I माइनस होंगे। PbI2 क्या प्रोवाइड करता है बेटा, Pb2 प्लस और 2I माइनस, ये Ab2 टाइप का सॉल्ट है, राइट। तो इसका जो KSP होता है वो आपको प्रोवाइडेड है। KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ये हमको मालूम है। ओके, तो इस सिचुएशन में हमें अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट मालूम है तो एक कॉमन इफेक्ट का प्रॉब्लम बना। क्यों? क्योंकि PbI2 से I माइनस भी आएगा और KI सॉल्यूशन से भी I माइनस आएगा। तो ऐसे में एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन करना आना चाहिए। तो मैं बताता हूं आपको, आराम से देखिए। PbI2 सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू Pb2 प्लस प्लस 2I माइनस, तो ये अगर x डेवलप होगा तो ऑब्वियसली ये 2x तो यहां से आना चाहिए बेटा, 2x और प्लस 0.01 कहां से आया है? आप बोलोगे सर KI सॉल्यूशन से आया। यस, तो KI सॉल्यूशन, KI तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो K प्लस और I माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो अब ऐसे में हम एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन करते हैं और उसको चेक करते हैं। तो यहां पर क्योंकि PbI2 एक स्प्रिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस है, इसकी पानी में सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, आपको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दे रखा है 1.6 × 10⁻⁸। तो इसका मतलब इससे जो I माइनस आएगा वो काफी कम आना चाहिए। तो हम एजम्पशन ले रहे हैं कि सर नेगलेट
2x विद रेस्पेक्ट टू 0.01, तो 0.01 के रेस्पेक्ट में आपने 2x को नेग्लेक्ट किया, बाद में जंक्शन चेक करेंगे हम। केएसपी कैसे लिखोगे बेटा एग्जाम में? मान लो कल को नेग्लिजिबल नहीं हुआ तो आपको पूरा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में, चाहे वो क्वाड्रिक बन रहा हो चाहे क्यूबिक बन रहा हो, व्हाटएवर, है ना। तो यहां पर देखिए ये जो केएसपी है जो आप बात कर रहे हैं वो है x इंटू 0.01, आपने प्लस जो 2x था इसका स्क्वायर लिखना था एक्चुअल में, लेकिन आपने अप्रोक्सीमेशन लिया तो x इंटू ये हो गया 0.01, ठीक है। तो यहां से आपने x सॉल्व किया बेटा, केएसपी की वैल्यू प्रोवाइडेड थी। अब आपने क्या किया था 2x का मतलब क्या होगा 2x मींस 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये जो वैल्यू होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴, तो आप आराम से देखिए ये वैल्यू 0.01 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। तो जेई एडवांस में स्पेशली अपने को ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जेई मेन में तो मैं समझता हूं कि अप्रोक्सीमेशन लगना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन कभी कभी ये क्वाड्रिक वगैरह क्यूबिक सॉल्व करवा रहे, क्यूबिक तो सॉल्व नहीं करवाता जेई का, मैंने मुझे याद नहीं कभी जेई मेन में क्यूबिक सॉल्व करवाया हो, ठीक है। तो यहां से जो x आया है मींस हमने माना था कि लेट सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2, लेट सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2, सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 इज x, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी x हो गई, ये x आपने सॉल्व किया, लेकिन मेरे बच्चों आपको मालूम है केएसपी जब लिखते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी थी मोल पर लीटर में, किसमें होती है? मोल पर लीटर में, ये सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में होती है। अब आपके पास सॉल्यूशन था 500 ml, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया 0.5 से, तो ये हो गए मोल्स प्रेजेंट इन 500 ml, लेकिन आपसे पूछा गया था ग्राम पर 500 ml, मतलब ग्राम पर ml में निकालें, तो या आपसे पूछा गया था कि मास कितना डिसॉल्व होगा 500 ml के अंदर, तो हमने ये कंसंट्रेशन जो मोल पर लीटर में आई उसको अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ग्राम पर लीटर, और फिर हमने इसको लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ग्राम में। हाउ मच मास ऑफ PbI2 dissolved in 500 ml solution, so final answer is this, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो इसके अंदर आ रहा था, तो ये अपने को एग्जाम में हमें केयरफुली सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली थोड़ा एग्जाम में आप कर सकते हैं अगर फास्ट करना हो तो, है ना। तो ये हमारा, क्योंकि ऑप्शंस में देखिए वेरिएशन बहुत है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है ना। अब जो प्रॉब्लम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड है, कोई प्रॉब्लम जेई मेन में आपने देखा हो ऐसी होती है विद इन अ मिनट सॉल्व हो जानी चाहिए, वही प्रॉब्लम है फटाफट 1 मिनट में सॉल्व करिए, या ये बाय इंस्पेक्शन देखते सॉल्व हो जाएगी, तो आप बोलोगे अच्छा सर सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए आपका आंसर इसमें आ गया होगा। ई नॉट सेल क्या होता है मेरे बच्चों? ई नॉट सेल होता है सर ई नॉट आरपी आरएचएस माइनस ई नॉट आरपी एलएचएस, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए कैथोडिक कंपार्टमेंट, ये एनोडिक कंपार्टमेंट है बेटा, सिल्वर, ये कॉपर का है, सिल्वर को सिल्वर आयन के सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, ये डबल वर्टिकल लाइन आप जानते हैं सॉल्ट ब्रिज का इंडिकेशन होता है या उसको रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ सेकंड कंपार्टमेंट जो आपका कैथोडिक होता है इंटरनेशनल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एनोडिक कंपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट हैंड साइड और कैथोडिक राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो Cu को आपने Cu2+ सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, तो आपका जो ई नॉट सेल है डायरेक्ट आ जाएगा, इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की इंपॉर्टेंस नहीं होती, बिकॉज ई नॉट आपने स्टडी किया हुआ है, ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसकी वजह से इसका ई नॉट आरपी आरएचएस हो गया y माइनस एक्स, तो आपका आंसर सिंपल आएगा y माइनस एक्स। इसको किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई वगैरह ना करें एग्जाम में, क्योंकि हमसे वो रिएक्शन ही लिखवा रहा है, वो हमको बोल रहा है ई नॉट सेल निकालो, ई नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव मतलब जो सैंपल की साइज पर डिपेंड नहीं करती है, ओके। तो बहुत ज्यादा इजी प्रॉब्लम था, इससे ज्यादा बेटर प्रॉब्लम पर अब आते हैं हम, जो इससे काफी अच्छा प्रॉब्लम है, रिलेटिवली अच्छा ये भी था, लेकिन किसी किसी प्रॉब्लम में समय कम और किसी किसी प्रॉब्लम में समय ज्यादा लगता है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए इस प्रॉब्लम को, इसमें समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगाइए। अब देखिए इस प्रॉब्लम में
मीथेन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब आप मीथेन की ऑक्सीजन गैस से बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे तो आप CO2 और H2 बनाएंगे। आप बोलोगे यस सर, वो रिएक्शन बनाइए। फिर आपको डेल्टा GF0 क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस। तो हमेशा किसी भी रिएक्शन का अगर आपको डेल्टा RG0 गिब्स एनर्जी चेंज फॉर रिएक्शन निकालना हो तो हमेशा होता है वो डेल्टा GF0 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट विद देयर रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मींस को ऐसे लिखते हैं बेटा, डेल्टा RG0 इज इक्वल टू म्यू पी डेल्टा GF0 ऑफ प्रोडक्ट माइनस म्यू आर डेल्टा GF0 ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर मेरे बच्चों जो म्यू पी और म्यू आर है वो आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना था, कोएफिशिएंट्स को मत भूलना एग्जाम में, चाहे वो जेईई मेन का क्वेश्चन हो चाहे जेईई एडवांस का क्वेश्चन, जेईई एडवांस में भी आ सकता है। अब देखिए आपको डेल्टा GF0 CO2 का दे रखा है, H2O का दे रखा है और मीथेन का दे रखा है। किसका नहीं दे रखा है? ऑक्सीजन गैस का। तो आप जानते हैं एलिमेंट्स के या प्योर एलिमेंट्स के डेल्टा GF0 क्या होता है? 0। ओके, तो उसके बाद फिर आपसे पूछा गया E0 सेल क्या होता है? तो डेल्टा RG0 होता है बेटा, पहले कैलकुलेट करना, उसके बाद में माइनस NF E0 सेल। ये कॉन्सेप्ट लगता है आपका, तो ये हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर। ओके, तो आराम से देखिए, मीथेन की बैलेंस रिएक्शन लिखा ऑक्सीजन के साथ में, हर स्टूडेंट आराम से लिख सकता है। CO2 H2 बनेंगे, बिल्कुल लिखिए सर, रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए। आप बोलोगे यस सर। अब इसमें जो डेल्टा RG0 जो मैं आपसे बात कर रहा था, गिव्स एनर्जी चेंज फॉर रिएक्शन एट ए स्टैंडर्ड स्टेट। प्रोडक्ट यहां 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है बेटा? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2 है, माइनस फिर माइनस 51 है डेल्टा GF0 ऑफ मीथेन। साइन का ध्यान रखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरे बच्चों किसी से भी गलती हो सकती है, सो बी केयरफुल। तो डेल्टा GF0 आया -817 किलो जूल, यूनिट का फिर ध्यान रखें, है ना? अब E0 क्या है बेटा? मैंने जैसा बोला था आपको, E0 सेल होता है आपका डेल्टा GF0 से, डेल्टा RG0 से निकल जाएगा माइनस FE0 से, तो माइनस NFE0। तो देखिए E0 सेल क्या हो गया? माइनस डेल्टा RG0 अपॉन NF। अब ध्यान देना, 817 किलो जूल है, 1000 से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया। F का मतलब फेराडे, आपको याद है 1 फेराडे 96500 कूलम्स के बराबर होता है राउंड फिगर में, इसको याद रखना होता है आपको। N की वैल्यू, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, ऑर्डिनरी बच्चे धोखा खा सकता है। तो आपको बिल्कुल सिंपल समझना है कि इस रिएक्शन में कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो आप या तो मीथेन से निकालो या ऑक्सीजन से निकालो। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो नंबर है मेरे बच्चों 0 है, यहाँ पर नंबर -2 है। तो आपको साफ दिख जाएगा कि ऑक्सीजन के 2 मोल्स ने कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो आप बोलोगे सर इन्होंने हमारे हिसाब से जो 4O हैं या 2 मोल्स ऑफ O2 हैं, इन्होंने आपके कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें। क्यों? क्योंकि आपके पास जो 2O2 है, या तो इसको 2O2 समझ लो या इसको 4O भी कर सकते हैं। तो 4O आपका जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर 0 से -2 में जाएगा तो ऑब्वियसली उस सिचुएशन में वो ओवरऑल 8 मोल्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। कौन? 2 मोल ऑफ O2। या मीथेन से भी देख सकते हैं कि मीथेन में सर और ऑक्सीजन या CO2 की आप बात कर रहे हैं, वहां पर आपको चेंजेस नजर आएंगे। आप बोलोगे हाँ सर ये भी ठीक है। तो आप बोलोगे कैसे पता लगाएं सर? अरे कार्बन का नंबर मेरे बच्चे यहाँ पर +4 है, मीथेन का के अंदर कार्बन का नंबर -4 है, तो -4 से +4 जा रहा है। इट्स मीन 1 मोल मीथेन रिलीज्ड 8 mole of electron and these 8 moles of electron accepted by 2 moles of oxygen। तो यहाँ N का मतलब क्या होता है? moles of electron involved in redox। चाहो तो आप ये बोलो कि जिसने रिलीज किए वो ले लो या जिसने गेन किए वो ले लीजिए, बिकॉज जितने मोल्स इलेक्ट्रॉन मीथेन रिलीज करेगा उतने ही मोल्स इलेक्ट्रॉन O2 रिलीज करेगा, तभी आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। सो दिस प्रॉब्लम इज वेरी गुड। जेईई मेन एडवांस दोनों में आने लायक है। जेईई मेन में जैसा मैं बोलता हूँ अच्छा प्रॉब्लम माना जाएगा, जेईई एडवांस के हिसाब से मॉडरेट प्रॉब्लम है। ओके, तो ये हमारा आज का छोटा सा सेशन खत्म हो गया। अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अभी कुछ प्रॉब्लम्स और फर्दर सॉल्व करेंगे, फिर हम कुछ अच्छे चैप्टर्स जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है उनमें मूव करेंगे, जो काइनेटिक्स है या थर्मोडायनेमिक्स है ना। ओके, थैंक यू।